हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 15 सितंबर 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये आज का न्यूज़पेपर है और बाकी पेजेस में ऐसा सच कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है, तो सीधे मैं आपको एक्सप्लेन पेज पर ही ले चलता हूँ, है ना। और वहीं के जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमें एक्सप्रेस पेज के एक्सप्लेन पेज के 3 आर्टिकल्स जो हैं वो आज डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये स्कारबोरो शॉल वाले आर्टिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज़ स्कारबोरो शॉल एंड व्हाट इज़ चाइना प्लानिंग देयर। ठीक है, देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बात की गई है, स्कारबोरो शॉल क्या है और चाइना वहाँ पर क्या प्लान कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये स्कारबोरो शॉल है क्या है। स्कारबोरो शॉल बेसिकली एक चेन ऑफ रीफ्स है इन द साउथ चाइना सी। ठीक है, अभी मैं एग्जैक्टली आपको इसकी लोकेशन मैप में दिखा दूंगा, थोड़ा सा वो भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट है वो ये है कि फिलीपींस एक देश है ना, उसने थर्सडे के दिन रिएक्ट किया है स्ट्रांगली टू चाइनाज प्लान टू एस्टेब्लिश अ नेचर रिजर्व इन द साउथ चाइना सी एट द डिस्प्यूटेड स्कारबोरो शॉल। ठीक है, चाइना का ये प्लान है कि वो एक नेचर रिजर्व, ठीक है, एक नेचर रिजर्व बनाने की बात कर रहा है। उसका एक प्लान है इन द साउथ चाइना सी, है ना। और साउथ चाइना सी का भी जो डिस्प्यूटेड स्कारबोरो शॉल है वहाँ पर चाइना का प्लान है कि वो एक नेचर रिजर्व बनाएगा। और फिलीपींस ने जो है वो इसको लेकर रिएक्शन दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अबाउट दिस स्कारबोरो शॉल, तो दिस इज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश शिप ग्राउंडेड ऑन द अटॉल नियरली 3 सेंचुरीज अगो। यानी कि आज से लगभग आप कह सकते हैं 300 साल पहले यहाँ पर एक ब्रिटिश शिप, यानी कि अंग्रेज़ों का एक शिप जो है वो यहाँ पर आया था। ठीक है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इट इज़ वन ऑफ द एशियाज़ मोस्ट कंटेस्टेड मेरीटाइम फीचर्स। ठीक है, एशिया का ये वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड मतलब डिस्प्यूटेड भी है, और कई सारे देश जैसे कि चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, ये इसको लेकर क्लेम भी करते रहते हैं। ठीक है, एंड अ फ्लैश पॉइंट फॉर डिप्लोमेटिक फ्लेयर अप्स ओवर सॉवरेनिटी एंड फिशिंग राइट्स। ठीक है, वही कि मतलब ये जो एरिया है, ये जो एटॉल है, ये किस देश का हिस्सा है और यहाँ पर जो फिशिंग के अधिकार हैं वो किसके हैं, इसको लेकर जो है वो डिप्लोमेटिक फ्लेयर अप्स यानी कि डिप्लोमेटिक जो है वो रस्साकसी भी चलती रहती है। ठीक है, इट इज़ नेम्ड ह्युआंग्यान आइलैंड्स बाय बीजिंग यानी कि चाइना ने इसका जो नाम है वो ह्युआंग्यान आइलैंड्स रखा हुआ है। और मनीला यानी कि फिलीपींस, मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, वो इसको कहता है पेनाटेक शॉल और बाजो डी मेजन लेक। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी ध्यान रखिएगा, दैट इज़ ह्युआंग्यान आइलैंड और पेनाटेक शॉल और बाजो डी मेजन लॉक, ये दोनों किसके नाम हैं, स्कारबोरो शॉल के। ठीक है, ये नाम बेसिकली फिलीपींस कहता है और ये नाम बेसिकली चाइना कहता है। ठीक, अब इसके बाद ये कहाँ पर लोकेटेड है एग्जैक्टली हम लोग लोकेशन मैप में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में क्या लिखा गया वो देखते हैं। लोकेटेड 200 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस का जो तट है उससे लगभग 200 किलोमीटर पर ये लोकेटेड है। और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी देश का क्या होता है, आई होप आपको पता है कि जितनी दूरी तक वाटर बॉडी में, जितनी दूरी तक फ्रॉम द कोस्ट उस देश के पर्टिकुलर राइट्स होते हैं। ठीक है ना, फिशिंग राइट्स या फिर ट्रेडिंग राइट जो है वो उस पर्टिकुलर देश के होते हैं 200 किलोमीटर तक। तो ये फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर जितने भी अधिकार हैं वो किसके होने चाहिए, फिलीपींस के। लेकिन चाइना की आदत है ना, चाइना की आदत है पंगे करने की, तो वो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अब ये शॉल इज कोवेटेड फॉर इट्स बाउंटीफुल फिश स्टॉक्स। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मछलियों का स्टॉक्स है। एंड स्टॉनिंग टर्कोइस लगून दैट प्रोवाइड सेफ हेवन फॉर वेसल्स ड्यूरिंग स्टॉर्म। ठीक है, यहाँ पर एक लगून भी है, लगून बेसिकली एक लेक होता है ना। और स्टॉर्म्स यानी कि तूफान के दौरान वो वेसल्स को, यानी कि जो शिप्स वगैरह होते हैं उनको एक सेफ हेवन यानी कि एक सेफ जगह प्रोवाइड करता है ताकि वो वहाँ पर आके रुक सकें और स्टॉर्म्स वगैरह से बच सकें। इट्स पोजीशन इज स्ट्रेटेजिक फॉर बीजिंग सिटिंग इन द मिडल ऑफ द साउथ चाइना सी एंड नियर शिपिंग लेन्स कैरिंग मोर देन
$3 ट्रिलियन ऑफ एनुअल कॉमर्स। अब ये जो जगह है ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, ठीक है, साउथ चाइना सी पर लोकेटेड है। और जो मेजर शिपिंग लेन्स है, मतलब जहाँ से जो ट्रेड होता है ना, जो शिप्स वगैरह पास करते हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा पास करते हैं इस एरिया से, साउथ चाइना सी के एरिया से। और लगभग $3 ट्रिलियन का जो एनुअल कॉमर्स या जो साल भर का व्यापार होता है वो इसी एरिया से होता है। तो इसलिए चाइना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाइना यहाँ पर क्या प्लान कर रहा है, चाइना की प्लानिंग क्या है, जिसको फिलीपींस ने जिसको लेकर रिएक्शन दिया है। चाइना हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल नेचर रिजर्व एट द स्कारबोरो शॉल। इट क्लेम्स इट प्रिजर्व्स अ 3 to 54 हेक्टेयर कोरल रीफ इकोसिस्टम। चाइना कहता है कि ये जो कोरल रीफ इकोसिस्टम है इतना बड़ा है ना, 3500 हेक्टेयर से ज़्यादा का, हम इसको प्रिजर्व करेंगे। और उसके लिए वो प्लान कर रहा है कि हम यहाँ पर एक नेशनल नेचुरल रिजर्व जो है, नेचर रिजर्व जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो इट वुड कवर द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द ट्राइंगल शेप्ड अटॉल। ये ट्राइंगल तरीके का एक अटॉल है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड को ये पूरा कवर कर लेगा विथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सोल एंट्रेंस ऑफ लार्ज वेसल्स, ठीक है। मतलब जितने भी बड़े वेसल्स हैं फिर उनके जो आने का रास्ता है वहाँ पर ये कवर हो जाएगा नेचर रिजर्व जो है। अब इस अनाउंसमेंट से, जो चाइना ने अनाउंसमेंट किया है, उससे फिलीपींस काफ़ी ज़्यादा एंग्री है, विच फॉर ईयर्स हैज़ एक्यूज चाइना ऑफ एक्टिविटीज़ दैट डैमेज कोरल एंड मरीन लाइफ इंक्लूडिंग द क्लैम हार्वेस्टिंग, एंड इट इज़ एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फर्दर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ओवर एनवायरमेंटल इशूज़। तो फिलीपींस ने कई सालों तक चाइना के ऊपर यह आरोप लगाया है कि चाइना इस एरिया का जो कोरल लाइफ है या जो कोरल इकोसिस्टम है या फिर जो मरीन लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है, ठीक है। क्लेम हार्वेस्टिंग, क्लेम एक तरीके का बेसिकली जो ये शेल्स वगैरह होता है ना उस तरीके का होता है। और वो ये भी एक्सप्लोर कर रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी आर्बिट्रेशन हो, और उसका आधार वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, एनवायरमेंटल इशूज़। एंड बीजिंग हैज़ मेड सिमिलर एक्यूजेशंस अगेंस्ट मनीला, ठीक है। तो फिलीपींस कह रहा है कि चाइना इस तरीके का नुकसान पहुंचा रहा है, चाइना कह रहा है कि फिलीपींस पहुंचा रहा है, तो दोनों का ये हिस्सा चल रहा है। देयर हैव बीन लॉन्ग एक्सपेक्टेशंस दैट चाइना माइट वन डे बिल्ड अ मैन मेड आइलैंड ऑन स्कारबोरो शॉल, ठीक है। तो इस बात की काफ़ी लंबे समय से उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि चाइना जो है वो एक दिन स्कारबोरो शॉल पर एक मैन मेड आइलैंड बना लेगा, ठीक है। जैसा कि उसने कई सारे जो सबमर्ज रीफ्स हैं स्प्रेटली आइलैंड्स में, वहाँ पर उसने 7 सबमर्ज रीफ्स में जो है वो ऐसा बनाया है मैन मेड आइलैंड, ठीक है। और वहाँ पर कुछ में उसने रडार लगा रखे हैं, कुछ में उसने रनवेज बना रखे हैं, कुछ में उसने मिसाइल सिस्टम जो है वो इक्विप कर रखे हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर स्कारबोरो शॉल में भी चाइना धीमे धीमे ऐसा ही करेगा। अब स्कारबोरो शॉल किसको बिलोंग करता है, किसका है ये? वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये फिलीपींस के EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो फिलीपींस और चाइना जो हैं वो दोनों ही इसको क्लेम करते हैं, लेकिन सॉवरेनिटी जो है वो कभी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई है। चाइना ने इस शोल को सीज़ किया था 2012 में आफ्टर अ स्टैंड ऑफ विद द फिलीपींस। फिलीपींस के साथ उसकी लड़ाई हुई और उसके बाद उसने उसको सीज़ कर लिया, और तब से यहाँ पर वो कोस्ट गार्ड और फिशिंग ट्रॉलर जो हैं उसने डिप्लॉय किए हुए हैं चाइना ने, ठीक है। मनीला ये क्लेम करता है, यानी कि फिलीपींस ये क्लेम करता है कि कुछ ट्रॉलर जो है शॉल में दे आर ऑपरेटेड बाय द चाइनीज मैरीटाइम मिलिशिया विच बीजिंग नेवर एक्नॉलेज्ड, ठीक है। तो मतलब कुछ फिशिंग ट्रॉलर्स जो हैं वो चाइना के मैरीटाइम मिलिशिया के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसा फिलीपींस क्लेम करता है, लेकिन चाइना ने इस बात को कभी भी माना नहीं है, एक्नॉलेज नहीं किया है। अब जो PCA है, दैट इज़ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसने 2016 में मनीला के फेवर में रूल किया था ऑन वेरियस साउथ चाइना सी इशूज़, बट इस्टेब्लिशिंग सॉवरेनिटी ओवर स्कारबोरो शॉल वॉज नॉट विद इन इट्स स्कोप, ठीक है। लेकिन स्कारबोरो शॉल पर किसकी सॉवरेनिटी होगी इस बारे में फैसला देना उसके दायरे में नहीं था, तो उसने नहीं दिया। हाउएवर द रूलिंग सेड, लेकिन रूलिंग में ये कहा गया था कि बीजिंग ने जो इसको ब्लॉक किया हुआ है, इट वायलेटेड द इंटरनेशनल लॉ, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, एज इट वॉज अ ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड फॉर सेवरल कंट्रीज़। ये कई सारे देशों के लिए, सेवरल कंट्रीज़ के लिए फिशिंग ग्राउंड था, जैसे कि चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, लेकिन चाइना ने इसको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये इंटरनेशनल लॉ का एक तरीके से वायलेशन है, ऐसा उसने कहा, ठीक है। अब इस कन्फ्लिक्ट का खतरा क्या है? रिसेंट ईयर्स में कई सारे जो डिप्लोमेटिक रोज हुए हैं हैव इंस्यूड फ्रॉम मल्टीपल इंसिडेंट्स, कई सारे मल्टीपल इंसिडेंट्स की वजह से डिप्लोमेटिक रोज हुए हैं, वट इंक्लूडिंग what the Philippines consider dangerously close maneuvers by China's coast guards and jet shadowing Philippines aircraft over the shoal, ठीक है। मतलब चाइना और फिलीपींस के बीच में इस तरीके की लड़ाइयाँ यहाँ पर चलती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी
ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जो एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाए। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है फर्दिनांड मार्कोस जूनियर कुड गेन पॉलिटिकली फ्रॉम स्टैंडिंग अप टू बीजिंग, यानी कि अगर वो बीजिंग के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो उनको पॉलिटिकली इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ना तो उनके कोस्ट गार्ड, ठीक है, उनके जो कोस्ट गार्ड है मतलब वो उतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है, और साथ ही साथ चाइना का जो आर्मडा है, आर्मडा मतलब जो उनका कह सकते हैं जो मिलिट्री प्रोवेस है, उसके अगेंस्ट भी फिलीपींस की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट लड़के कुछ उनको हासिल होगा नहीं। डिप्लॉइंग कॉम्बैट वेसल्स कुड बी अ रेड लाइन दैट बोथ साइड्स मे नॉट वांट टू क्रॉस, ठीक है, वो कॉम्बैट वेसल्स वहाँ पर मतलब एक इस तरीके की रेड लाइन है जिसको दोनों ही देश क्रॉस नहीं करना चाहते। हाउएवर यूनाइटेड स्टेट्स में प्रूव अ डिटरेंट इन केस ऑफ एनी चाइनीज मिलिट्री रिस्पॉन्स, लेकिन अगर कोई भी चाइना की तरफ से मिलिट्री रिस्पॉन्स होता है तो उसमें अमेरिका फिर एक डिटरेंट के रूप में प्रूव हो सकता है। 1951 का एक म्यूचुअल 1951 का एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है बिटवीन यूएस और फिलीपींस, वो ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि वॉशिंगटन वुड डिफेंड इट्स अलाई इन द इवेंट ऑफ अटैक, कि अगर कोई भी कभी अटैक होता है फिलीपींस के ऊपर तो वॉशिंगटन उसकी रक्षा करेगा, यानी कि अमेरिका उसका रक्षा करेगा। अ कमिटमेंट यूएस डिफेंस चीफ्स ऑफन रीएनफोर्स, ठीक है, ये एक ऐसा कमिटमेंट है जो यूएस के डिफेंस चीफ्स बार बार कहते हैं कि अगर फिलीपींस को किसी भी तरीके का कोई हमला झेलना पड़ता है, कोई खतरा होता है, तो अमेरिका उसको ज़रूर जो है वो डिफेंड करेगा। फॉलोइंग द मार्कोस लॉबिंग द ट्रीटी नाउ कवर्स अटैक एनीवेयर इन द साउथ चाइना सी, ठीक है, ये जो मार्कोस जूनियर है, प्रेसिडेंट है फर्दिनांड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, इन्होंने काफ़ी कोशिशें करी। उसके बाद ये जो ट्रीटी है उसमें ये कहा गया है कि एनीवेयर इन द साउथ चाइना सी, यानी कि पूरे के पूरे जो दक्षिणी चीनी सागर है वहाँ पर अगर फिलीपींस के ऊपर कोई भी हमला होता है तो अमेरिका उसको डिफेंड करेगा। ये 1951 की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है बिटवीन द यूएस एंड द फिलीपींस, ठीक है। चलो यहाँ तक आई होप आप बात समझे। मैं थोड़ा सा आपको अगर इसका मैप दिखा दूँ, ठीक है, कि ये कहाँ पर आपको मैप दिखता है, एक बार हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, देखो ये है मैप, ठीक है, स्कारबोरो शॉल, यहाँ पर जो ये वेस्ट फिलीपींस सी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम यहीं से सर्च पे रखते हैं सो दैट कि ये दिखाई दे, ठीक है, अदरवाइज़ ये दिखेगा नहीं। देखो ये है, ये देख पा रहे हो, चाइना है, बाकी ये सारी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, है ना, लाओस, वियतनाम, कैम्बोडिया, ये सब, ये फिलीपींस हो गया, है ना। ये नीचे आप आओगे तो ये इंडोनेशिया का रीजन है। यहाँ पर आप देखोगे साउथ चाइना सी में आपको कुछ आइलैंड यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है दिस इज़ योर पैरासील आइलैंड, ठीक है, ये है स्प्रेटली आइलैंड, और इसी के अगर मैं यहाँ पर वेस्ट फिलीपीन सी के जस्ट ऊपर यहाँ पर देखूँ तो ये है दिस इज़ योर स्कारबोरो शॉल, ठीक है, एक तरीके से ट्राइंगल टाइप का डॉल आपको दिख रहा है ना, वही है। क्लियर है बात? चलो, तो ये आर्टिकल आई होप आपको समझ में आया। इसके बाद हम लोग अगला आर्टिकल देखते हैं जो बात कर रहा है, ठीक है, धीमे धीमे मैंने थोड़ा सा इस तरीके से कैमरा यूज़ करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, और आने वाले कुछ समय में कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम वापस से जैसे अपने बोर्ड में सेशंस लेते थे उस तरीके से लेने लगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोगों का रिस्पांस ये है स्टूडेंट्स का कि उसमें थोड़ा सा क्लासरूम वाली फीलिंग ज़्यादा आती है, बट धीमे धीमे एज एंड व्हेन माय कंडीशंस इम्प्रूव, है ना, मैं फिर बोर्ड पे भी चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा हम इस तरीके से कैमरे का यूज़ करें सो दैट कि एक जब आप पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा आई कांटेक्ट बना सके, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन आप लोगों के लिए बेहतर हो सके। बाकी आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो फिलहाल हम यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देखते हैं। यह आर्टिकल बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है। मैं आपको पहले ये मामला बताता हूँ क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते, सॉरी, हाँ ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और पिछले हफ्ते जो है इसकी आर्ग्यूमेंट्स फिनिश हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना जो विचार है उसको रिजर्व रख लिया है। इन द क्रूशल रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन गिविंग एसेंट टू द बिल्स। ये आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है कि अप्रैल के महीने में एक मामला था, ठीक है। मामला बेसिकली क्या था, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, ठीक है, RN रवि, उनके पास तमिलनाडु की जो चुनी हुई सरकार है उसकी तरफ से कई सारे बिल्स जो हैं वो पास करके भेजे गए थे, ठीक है।
तमिलनाडु की जो चुनी हुई सरकार है डीएमके की, जिसमें एमके स्टालिन जो है वो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने कई सारे बिल्स, लगभग 10 बिल के आसपास, गवर्नर जो है उनके आर एन रवि, उनको भेजे, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करके भेजे गए। अब काफ़ी लंबे समय से, मतलब 2021-22 या 20 के आसपास से भी शायद कोई बिल थे, 4-5 साल हो गए थे, लेकिन गवर्नर जो है उन बिल्स को पास नहीं कर रहे थे, मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। मतलब ना तो वो उस बिल को विदहोल्ड कर रहे थे, ना उस बिल को वो वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेज रहे थे, ना उसको पास कर रहे थे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्नर वॉज यूजिंग पॉकेट वीटो, है ना, जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता है, पॉकेट वीटो यूज़ कर रहे थे एज अ डिस्क्रिशनरी पावर। तो उसको लेकर तमिलनाडु की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर काफ़ी लंबी सुनवाई होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इसी साल के अप्रैल महीने में अपना फैसला सुनाती है, और फैसला ये सुनाया जाता है कि जो बिल्स पास होके लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के द्वारा पास होके गवर्नर के पास पहुंचते हैं, और गवर्नर जो आर्टिकल 200 है उसमें आपने पढ़ा है ये, फिर आर्टिकल 201 ये कहता है कि गवर्नर जो है वो कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट को रेफ़र कर सकते हैं। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए एक टाइमलाइन डिफाइन कर दिया गया, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इन दोनों के लिए, यानी गवर्नर के लिए और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के लिए, कोई भी टाइमलाइन जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक है, कि कितने समय के अंदर अंदर उनको बिल्स पर एक्शन लेना है, चाहे वो विदहोल्ड करना है, चाहे उसको पास करना है, चाहे उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना है। तो उसका कोई टाइमलाइन नहीं मेंशन किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर टाइमलाइन जो है वो डिफाइन कर दी। अब उसके बाद प्रेसिडेंट की तरफ से, है ना, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से हुआ क्या, हुआ ये कि आर्टिकल 143 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का, उसके तहत प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे कुछ, ठीक है, अराउंड आई थिंक 14 क्वेश्चंस के आसपास थे। वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन मामलों में इस तरीके के फैसले कैसे ले सकता है। तो वही चीज़ है ये पूरी की पूरी, है ना। तो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि एपेक्स कोर्ट ने जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143, ठीक है, उसका ये रेफरेंस है, और ये बेसिकली कब किया गया, जो अप्रैल में रूलिंग जो फैसला आया था उसके बाद, जिसमें ये कहा गया था कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर एन रवि, उन्होंने जो एसेंट ग्रांट करने में डिले किया है टू द 10 बिल्स, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत अपनी जो इनहेरेंट पावर्स है, आर्टिकल 142 आपको पता होगा, जिसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की जाती है कि अगर किसी भी तरीके से जो पार्टी है, जो पिटिशनर है, अगर उनको पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ करता है ना। तो आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो इनहेरेंट पावर्स है उनका यूज़ किया, और जितने भी पेंडिंग बिल्स थे उनको एसेंट ग्रांट कर दिया। ये पहली बार हुआ है हमारे देश के संवैधानिक इतिहास में कि किसी भी बिल्स को, ठीक है, किसी भी ऐसे बिल्स को जो राज्य की विधानसभा से पास होके आए हों, उनको गवर्नर की एसेंट के बिना पास किया गया हो। ये पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है। और उसमें गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइंस भी सेट कर दी गई टू एक्ट आफ्टर द बिल रीच देयर ऑफिस। वही मैंने आपको बताया कि गवर्नर और राष्ट्रपति के पास अगर बिल्स आते हैं तो उनको कितने समय के अंदर उसमें एक्शन लेना होगा, इस तरीके की टाइमलाइंस भी जो है वो उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई। अब आर्टिकल 143 का जो सेक्शन 1 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सीक सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये मैंने आपको बताया कि जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी ऐसे लॉ के मामले में, ठीक है, कानून के किसी भी ऐसे सवाल पर, या कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई भी ऐसा तथ्य जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन या राय ले सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। द कोर्ट्स ओपिनियन विल बी इंडिपेंडेंट एडवाइस फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द इशू। वो इंडिपेंडेंट एडवाइस है। इंडिपेंडेंट एडवाइस मतलब कि राष्ट्रपति जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी, अब उस राय को मानने या नहीं मानने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो बाध्य नहीं है, ठीक है, बाउंड नहीं है। हाउएवर एसेंशियली questioning whether the court could have set the timelines for the president and governors, the reference has turned into a flashpoint between the executive and the
जुडिशरी। लेकिन साफ साफ उन सवालों में जो ओपिनियन राष्ट्रपति की तरफ से मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें साफ साफ ये सवाल किया गया है कि क्या जो कोर्ट है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है हमारे देश की, क्या वो राष्ट्रपति और गवर्नर्स के लिए इस तरीके की टाइमलाइंस डिसाइड कर सकती है। ये सवाल जब पूछा गया तो इसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक फ्लैश पॉइंट या एक टसल देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट मतलब जो भी ओपिनियन देगा वो तो फैसला अभी सुरक्षित है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी सब्सिक्वेंट एक्शन लिया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है वो भी टाइम विल टेल, विल टेस्ट द लिमिट्स ऑफ हाउ जुडिशियल रिव्यू दैट चेक्स द एग्जीक्यूटिव एक्शन विल बी एक्सेप्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी अपनी राय देता है ना, जो प्रेसिडेंट ने राय मांगी है 143 के अंतर्गत, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट जो भी अपनी राय देता है और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा क्या एक्शन लिए जाते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट इज व्हाट, द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना, नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव तो है ही है। तो प्रेसिडेंट क्या एक्शन लेते हैं, ये चीज़ ये बताएगी कि जुडिशियल रिव्यू का क्या दायरा है। बिकॉज एक तरीके से मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में गया है तो इट्स अ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वापस से सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जा रही, तो इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की लिमिट्स यहाँ पर पता लगेंगी, और साथ ही साथ ये भी पता लगेगा कि मतलब कैसे पता लगेगा ये चीज़ कि एग्जीक्यूटिव क्या एक्शन लेता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एग्जीक्यूटिव क्या एक्शन लेता है, उससे ये चीज़ पता लगेगी। क्या पता लगेगी उससे ये चीज़ पता लगेगी कि जुडिशियल रिव्यू की लिमिट्स क्या है। ठीक है, इट विल ऑल्सो ब्रिंग टू फोकस द नेचर एंड चैलेंजेस ऑफ अ पॉलीवोकल कोर्ट। ठीक है, पॉलीवोकल कोर्ट जो है, पॉलीवोकल कोर्ट, it will bring to focus the nature and challenges of a polyvocal court. ठीक है, as it will determine whether the 5-judge constitution bench headed by Chief Justice B.R. Gavai will stand by a verdict by a 2-judge bench. ठीक है, क्योंकि ये जो फैसला अप्रैल के महीने में सुनाया गया था, ये 2 जजों की बेंच के द्वारा सुनाया गया था। ठीक है, 2 जजों की बेंच के द्वारा फैसला सुनाया गया था। अब उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगा है, तो ये 5 जजों की बेंच ने इस पर अपना ओपिनियन दिया है। ठीक है, तो इसको बेसिकली कहा जा रहा है पॉलीवोकल कोर्ट। पॉलीवोकल कोर्ट बेसिकली क्या है, पॉलीवोकल कोर्ट मतलब का मतलब होता है कि जो अलग अलग बेंचेज हैं, ठीक है, वो अपने अलग अलग फैसले सुनाते हैं, उसको कहा जाता है पॉलीवोकल कोर्ट। मतलब अलग अलग बेंचेज अपने अपने फैसले सुना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही कहा गया है कि क्या जो 5 जजों की बेंच है वो 2 जजों के बेंच के फैसले से स्टैंड बाय करती है। स्टैंड बाय करना मतलब कि क्या जो 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, 5 जज की बेंच भी उसको एग्री करती है और सिमिलर टाइप का फैसला सुनाती है। ठीक है, लास्टली द रेफरेंस इज अ कीनली कंटेस्टेड फेडरलिज्म इशू। जो ये रेफरेंस लिया गया है ये एक फेडरलिज्म का भी इशू है, क्योंकि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वो जुडिशियल इंटरवेंशन को सपोर्ट कर रहे हैं और केंद्र इसको अपोज कर रहा है ना, क्योंकि केंद्र बेसिकली आप कह सकते हैं गवर्नर की साइड से वो उसको अपोज कर रहा है, लेकिन राज्य इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जुडिशियल ऐसा इंटरवेंशन इसमें हुआ, जुडिशरी ने ऐसा दखल दिया और टाइमलाइंस वगैरह सेट करी। ठीक है, अब नेचर ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें तो इन इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो वही आर्टिकल 143 है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कैन चूज टू डिक्लाइन गिविंग इट्स ओपिनियन। ठीक है, उसमें अगर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है अपनी ओपिनियन देने से। ठीक है, पास्ट में ऐसा हुआ है, द कोर्ट हैज़ रिटर्न्ड एटलीस्ट 2 रेफरेंसेज विदाउट आंसरिंग, कि जो बात उनसे पूछी गई है उसको बिना जवाब दिए भी उन्होंने वो चीज़ वापस लौटा दी थी। ठीक है, देयरफॉर द फर्स्ट हर्डल फॉर द सेंटर इज टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट द रेफरेंस मेड इज वैलिड एंड ought टू बी आंसर्ड। तो केंद्र के लिए सबसे पहली जो चुनौती थी वो ये थी कि वो सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए सहमत करें, राजी करें कि ये जो रेफरेंस उनसे मांगा जा रहा है आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये वैलिड है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिना जवाब दिए भी डिक्लाइन कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, द स्टेट्स आर्ग्यूड
दैट द रेफरेंस मस्ट बी रिजेक्टेड सिंस इट सीक्स टू रीलिटिगेट द इशू। ठीक है, राज्यों ने ये मांग की थी कि ये जो रेफरेंस मांगा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये इशू को दोबारा रीलिटिगेट करने जैसा होगा, कि मतलब किसी भी मुद्दे का फैसला पहले ही आ चुका है और ये चाह रहे हैं कि उस पर दोबारा फैसला दिया जाए। ठीक है, एंड इज इन द नेचर ऑफ अपील अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। और एक तरीके से ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अप्रैल में अपना फैसला सुनाया है उसके खिलाफ अपील है, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, ऐसा राज्यों की मांग थी। और रूलिंग बाय द एससी मैटर द बेंच स्ट्रेंथ इज द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट इस लाइन को दोबारा पढ़ें। ये लाइन कह रही है और रूलिंग बाय द एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, नो मैटर द बेंच स्ट्रेंथ, कि भले ही वो 2 जजों की बेंच ने सुनाया हो या 5 जजों की बेंच ने सुनाया हो या 7 जजों की बेंच ने सुनाया हो, बेंच की स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, देयर इज नो अपील अगेंस्ट द रूलिंग। ठीक है, उस रूलिंग के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जाती है। एंड ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अ रिव्यू, इट इज डन बाय द सेम जजेस हु डिलीवर्ड द वर्डिक्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती, ये आपको पता होगा। ठीक है, लोअर कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, उनके फैसले के खिलाफ आप अपर कोर्ट्स में, यानी कि जैसे हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू, उसका पुनरावलोकन जरूर कर सकता है, बट वो उन्हीं जजों के द्वारा किया जाता है जो जिसने कोई भी फैसला सुनाया हो। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाती। आई होप आप बात समझ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। द स्टेट्स आर्ग्यू दैट द सेंटर इज सीकिंग अ रिव्यू बाय अ डिफरेंट बेंच अंडर द गार्ब ऑफ अ प्रेसिडेंट रेफरेंस। तो स्टेट्स ने यह भी आर्ग्यू किया कि सेंटर जो है वो ये चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का रिव्यू करे, लेकिन वो किसी दूसरी बेंच के द्वारा, जैसे मैंने बताया कि 5 जजों की बेंच के द्वारा ये किया गया है ना, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की आड़ में केंद्र जो है वो चाहता है कि एक डिफरेंट बेंच इस पूरे मामले का रिव्यू करे, ऐसा स्टेट्स ने आर्ग्यू किया। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो तमिलनाडु की सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे, उनका ये कहना है कि ये जो रेफरेंस है दैट वाज टू सबवर्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द कोर्ट, कि ये कोर्ट की इंटीग्रिटी को एक तरीके से कम करने के लिए ये किया गया है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डेसिसिस, स्टेयर डेसिसिस का जो प्रिंसिपल है, जो डॉक्ट्रिन है, वो ये कहती है कि जो पास्ट में फैसले सुनाए गए हैं, अगर सिमिलर तरीके के मामले में सुनवाई होती है इन द फ्यूचर, तो उसी तरीके के फैसलों को एक प्रेसिडेंट या एक नज़ीर मान के फैसला सुनाया जाता है। तो उस फैसले को या उस डॉक्ट्रिन या उस प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डेसिसिस को ये और कोर्ट की इंटीग्रिटी को सबवर्ट करने या कम करने या ख़त्म करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब इसके जवाब में सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने ये जोर दिया कि that the court's advisory jurisdiction under Article 143 was distinct and could be used to clarify constitutional doubts even if past ruling existed। ठीक है, उनका यही कहना था कि आर्टिकल 143 जो है वो अलग है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है और इसका इस्तेमाल अगर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट होता है उसको क्लैरिफाई करने के लिए किया जा सकता है, अगर पास्ट रूलिंग सिमिलर मामले में एग्जिस्ट करती है तो भी। अब इसके बाद गवर्नर्स की पावर की अगर हम बात करें तो स्टेट्स का ये भी कहना है कि गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। है ना, 163 के आर्टिकल के अंतर्गत ये कहा गया है कि गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस, जो मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द सीएम, उन्हीं की एडवाइस पर काम करना, ये इसके लिए गवर्नर बाउंड है। ठीक है, एम्फसाइजिंग दैट गवर्नेंस मस्ट रिफ्लेक्ट द पॉपुलर विल, क्योंकि गवर्नेंस, शासन में ये दिखना चाहिए कि शासन जो है वो कौन कर रहा है, पॉपुलर विल के हिसाब से शासन हो रहा है। पॉपुलर विल का मतलब है कि जो लोगों ने चुनी हुई सरकार है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो काम कर रही है, ऐसा दिखना चाहिए। और इसको जो है वो दिस कैन नॉट बी असर्व्ड बाय द गवर्नर, गवर्नर इसको खत्म नहीं कर सकते। दिस आर्ग्यूमेंट इज इन लाइन विद द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवर द डिकेड्स दैट हैव रेन्ड इन द पावर्स ऑफ द गवर्नर गिविंग प्राइमेसी टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो उसी तरीके का है कि कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले कई दशकों में की गई है, जिसमें बेसिकली जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उनकी पावर्स की बात की गई है। और उसमें बेसिकली यही कहा गया है कि जो चुनी हुई सरकार है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्राइमरी वो है, गवर्नर उनके फैसलों को पलट नहीं सकते हैं। ठीक है, और वहीं केंद्र ने ये आर्ग्यू किया है
कि गवर्नर्स ऑफिस एज अ डिस्टिंक्ट प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें गवर्नर का जो ऑफिस है, जो गवर्नर का पद है, वो अलग है। एंड वाज नॉट इंटेंडेड टू बी अ पोस्टमैन और अ शोपीस, यानी कि गवर्नर का जो पद है वो सिर्फ एक पोस्टमैन या एक शोपीस जैसा पद नहीं है। ठीक है, अब इसी को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीकिंग टू रिमूव ऑल डिस्क्रिशनरी पावर्स और एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या संविधान सभा में जो भी इस तरीके के आर्गूमेंट्स हुए थे, ठीक है, कि गवर्नर की सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स जो विचाराधीन शक्तियां हैं उनको खत्म कर दिया जाए, इस तरीके के सारे अमेंडमेंट जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक है, मतलब उनका ये कहना था कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी चाहती थी, ये बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं। सेंटर्स आर्ग्यूमेंट शोड एन इनहेंस्ड रोल फॉर द गवर्नर एज अ चेक अगेंस्ट द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मेहता जी ने यही कहा कि जो केंद्र बेसिकली कह रहा है वो बेसिकली ये दिखा रहा है कि जो चुनी हुई सरकार है या जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अगेंस्ट चेक प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिकली गवर्नर का रोल है। While the governor is ordinarily bounded by the aid and advice of the council of minister, but is not always bound। ठीक है, मतलब वही गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर रहे हैं कि गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाउंड तो है, बट ही इज ऑर्डिनरीली बाउंड। ठीक है, ऑलवेज बाउंड नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए डिटेल में पढ़ता रहा हूँ क्योंकि जब अभी अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा तो ये गवर्नर्स की पावर को लेकर, खासकर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसको लेकर चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर केंद्र ने एक 2004 का एक पंजाब का कानून था उसका भी एग्जाम्पल दिया जिसमें दैट यूनिलेटरली टर्मिनेटेड अ ट्राईपार्टाइट रिवर शेयरिंग ट्रीटी टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गवर्नर हैविंग डिस्क्रिशनरी पावर्स। ठीक है, कि 2004 का एक ऐसा फैसला था जिसमें जो ट्राईपार्टाइट रिवर वाटर शेयरिंग था, है ना, वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी, उसको टर्मिनेट कर दिया गया था और उसमें बेसिकली गवर्नर की जो पावर है, जो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उनको हाईलाइट किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस कानून को ही असंवैधानिक करार दे दिया। द सेंटर ऑल्सो प्रेजेंटेड 1970 से लेकर अभी तक का डेटा प्रेजेंट किया केंद्र ने, जिसमें यह कहा गया कि 17,000 बिल्स में से सिर्फ 20 बिल ऐसे हैं जो कि गवर्नर के द्वारा विदहेल्ड किए गए हैं और 90% में जो है वो पहले महीने में ही जो है वो असेंट ग्रांट कर दी गई। दिस वॉज ऑफर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट विदहोल्डिंग पावर वॉज नॉट एक्सरसाइज एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली मतलब ये डेटा इसलिए दिखाया गया ये दर्शाने के लिए कि गवर्नर की जो विदहोल्डिंग पावर है वो ड्रॉप ऑफ अ हेट, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे या आप कह सकते हैं कि सडनली एक्सरसाइज नहीं की जाती। गवर्नर की वीटो की बात करें, सेंट्रल टू द इशू ऑफ द गवर्नर्स पावर इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज व्हाट हैपेंस व्हेन ही सिट्स ऑन द बिल इंडेफिनिटली। है ना, सवाल तो यही है कि गवर्नर की जो पावर है लेजिस्लेटिव प्रोसेस या बिल्स को लेकर कि क्या हो कि अगर गवर्नर किसी बिल के ऊपर अनिश्चित काल के लिए बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि गवर्नर कैन नॉट एक्सरसाइज अ पॉकेट वीटो ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि गवर्नर जो है वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि मतलब बिना कोई फैसला लिए वो बिल के ऊपर इंडेफिनेटली बैठ जा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। हाउएवर केंद्र ने जो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में आर्ग्यू किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि दैट अ बिल इफ विदहेल्ड विल फॉल थ्रू, यानी कि अगर बिल को विदहेल्ड कर लिया गया तो वो बिल तो अपने आप ही जो है वो गिर जाएगा, है ना, मतलब बिल जो है वो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। द गवर्नमेंट मेड रेफरेंस टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है कॉलोनियल एरा का, उसको रेफरेंस दिया गया कि जहां पर गवर्नर की जो इनिशियल विदहोल्डिंग है वो एक एब्सोल्यूट वीटो था। ठीक है, मेहता ने यहाँ पर यह कहा कि कोर्ट से ये कहा कि सिमिलर लैंग्वेज वाज लेटर अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसी चीज़ को बाद में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया गया। स्टेट्स ने अपने सबमिशन में ये कहा कि जो हमारे गवर्नर हैं वो वाइसरॉय नहीं है। ठीक है, आप उस जमाने 1935 के एक्ट की बात कर रहे हैं, उस समय तो वाइसरॉयज हुआ करते थे, हमारे गवर्नर कोई वाइसरॉय थोड़ी है। ठीक है, और ये पॉइंट आउट किया कि सर्टन कॉलोनियल डिस्क्रिशंस टू द गवर्नर्स वर इंटेंशनली ओमिटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो उस समय के गवर्नर्स को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती थी उसको बाद में इंटेंशनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। अब इसके बाद जुडिशियल एनफोर्समेंट ऑफ टाइमलाइंस की हम बात करें तो द सेंटर हैड स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स अप्रैल रूलिंग इन सेटिंग टाइमलाइंस फॉर द गवर्नर इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, वही गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए जो टाइमलाइंस डिफाइन की गई थी उससे केंद्र खुश नहीं है और उसका ये कहना है कि जो स्ट्रेट जैकेट
टाइमलाइंस बताई गई हैं फॉर द गवर्नर्स टू ग्रांट एसेंट वुड अमाउंट टू अ जुडिशियल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनक्रोच ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, कि अगर तो हमारा जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही कहता है कि एज सून एज पॉसिबल, है ना, उसमें कोई टाइमलाइन तो डिफाइन है नहीं। तो केंद्र ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से टाइमलाइन डिफाइन करता है तो बेसिकली एक तरीके से ये क्या होगा कि ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो जुडिशरी कर रही है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस हैं सरकार के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये उसके ऊपर एक तरीके से आक्रमण होगा, इंक्रोचमेंट होगा। अब इसके जवाब में मतलब इसी में जो अटर्नी जनरल हैं दैट इज आर वेंकटरमन, उन्होंने ये कहा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैड कॉन्शियसली ड्रॉप्ड प्रपोज टाइमलाइंस फॉर असेंट रिप्लेसिंग अ 6 वीक्स लिमिट विद द फ्रेज एज सून एज पॉसिबल, कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा ने बहुत सोच समझ के जो 6 हफ्ते की एक टाइम लिमिट थी उसको रिप्लेस किया और उसमें एज सून एज पॉसिबल फ्रेज रखा। द सेंटर आर्ग्यूड दैट सच इम्पास शुड बी रिजॉल्व पॉलिटिकली, यानी कि अगर इस तरीके का केंद्र और मतलब गवर्नर और स्टेट के असेंबली के बीच में किसी तरीके का कोई इम्पास या कोई डेडलॉक होता है तो उसको राजनीतिक तौर पर सॉल्व किया जाना चाहिए थ्रू डायलॉग्स, ठीक है। स्टेट और गवर्नर के बीच में बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, उससे इसको सॉल्व किया जाना चाहिए, रादर देन द कोर्ट एक्टिंग एज द जुडिशियल हेडमास्टर, और ना कि ये हो कि कोर्ट जो है वो एक जुडिशियल हेडमास्टर की तरह काम कर रहा है। बल्कि अगर किसी भी प्रकार के किसी मुद्दे पर राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में, राज्यपाल के बीच में किसी तरीके का कोई इम्पास या डेडलॉक होता है तो उसको थ्रू द डायलॉग्स या बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम जो कर्नाटक की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो एज सून एज पॉसिबल फ्रेज है आर्टिकल 200 में, ये एक सेंस ऑफ इमीडिएसी जो है वो गवर्नर की ड्यूटी के लिए रखता है कि गवर्नर जो है वो जल्द से जल्द इस पर फैसला लें, एंड दैट द टाइमलाइंस इन द अप्रैल रूलिंग इंडिकेटेड व्हेन जुडिशियल रिव्यू वुड बिकम अवेलेबल नॉट व्हेन ऑटोमेटिक एसेंट वुड अकर, ठीक है। 2025 या इसी साल के जो अप्रैल में फैसला दिया गया जिसमें टाइमलाइंस डिफाइन की गई हैं 1 महीने की, 3 महीने की, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मतलब ये गोपाल सुब्रमण्यम जो सीनियर एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं कि उन टाइमलाइंस का मतलब ये नहीं है कि ये टाइमलाइन पास हो गई तो बिल को अपना आप ऑटोमेटिकली एसेंट मिल जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली इसलिए है कि इसके बाद सरकारें जुडिशियल रिव्यू का रास्ता अपना सकती हैं। और इस बार वैसे भी जो आर्टिकल 142 का मैंने जिक्र किया कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये 10 के 10 बिल जो है इनको बिना गवर्नर के एसेंट के पास माना जाएगा, लेकिन उसमें ये भी साफ साफ बात है कि कोर्ट का ये कहना है कि ये एक कोई प्रेसिडेंट नहीं है, जो हम ये फैसला दे रहे हैं ये फ्यूचर केसेस के लिए प्रेसिडेंट नहीं होगा। प्रेसिडेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो टाइमलाइन है वो पास हो गई और उसके बाद जो बिल्स है वो ऑटोमेटिकली पास माने जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेट्स के फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो सेंटर जो है वॉज ऑल्सो स्ट्रांगली अपोज टू द सुप्रीम कोर्ट्स अप्रैल रूलिंग अलाउइंग स्टेट्स टू फाइल रिट पिटिशंस अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वही बात मैंने आपको बताई कि वो टाइमलाइन जो दी गई है उस तक अगर फैसला नहीं लिया जाता है तो राज्य जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि वो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का आर्टिकल है, उसके अंतर्गत रिट पिटिशन वो फाइल कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल का ये कहना है कि आर्टिकल 32 जो है वो रेमेडीज़ किसके लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, और स्टेट जो है वो उनको खुद के लिए क्लेम नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि कहने की बातें हैं, चीज़ें क्या चल रही हैं रियलिटी में वो आपको भी पता है। सिंघवी ने इसके अगेंस्ट में काउंटर में सबमिशन दिया और ये कहा कि इवन द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज्ड गवर्नर एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने भी गवर्नर को इसी रूप में देखा कि वो यूनियन और स्टेट के बीच में एक कड़ी के रूप में, एक लिंक के रूप में रहेंगे। इंटरेस्टिंगली जो आंध्र प्रदेश की सरकार है जहाँ पर रूलिंग पार्टी जो है वो केंद्र की एनडीए सरकार की एक कोलिजन पार्टनर है, उसने भी डिफेंड किए हैं राइट्स ऑफ द स्टेट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन अ रिट पिटीशन, ठीक है। उसने भी इस बात को डिफेंड किया है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यों के हितों को लेकर रिट पिटीशन फाइल किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप बात समझ गए। फिलहाल मैं ये 2 ही आर्टिकल लूँगा, ठीक है, अदरवाइज सेशन भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है और थोड़ा सा मैं भी उतने लंबे सेशंस अभी नहीं ले पाऊँगा, तो मैं इतना ही रखता हूँ सेशन को। जो एक आर्टिकल और बचा है उसको हम लोग कल या फिर फ्यूचर में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सेशन आई होप आपको समझ में आया हो। और जाने से पहले मैं आपको एक बार और ये बता दूं
कि जिस तरीके के पास्ट में हम लोग आईना सीरीज़ के फुल ये लिया करते थे कोर्स, उसी तरीके के कोर्स आपके सामने यहाँ पर भी मैं लेके आया हूँ, जिसमें हमारे ये जो वीडियो डिस्कशंस हैं जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहता है, लेकिन इसको हम वहाँ पर आपको एक ऐड फ्री रूप में यानी कि बिना एडवर्टाइजमेंट के देते हैं। साथ ही जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलते हैं HD क्वालिटी में, और जो आर्टिकल्स यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं उनको PDFs के फॉर्म में हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, और इस बार हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रहे हैं, मतलब अलग अलग कोर्स है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो हिंदी या इंग्लिश उसमें एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बात भी है कि जो PDFs हम लोग पहले आपको एज इट इज़ आर्टिकल देते थे, उसमें हम लोगों ने एक नया एडिशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग आपको पूरा आर्टिकल तो देंगे ही, उसके साथ साथ नीचे उसमें कुछ समरी पॉइंट्स भी देंगे, सो दैट कि आप लोग फाइनल एग्जाम के टाइम में जब अपना करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हो तो पूरे आर्टिकल्स पढ़ने की बजाय आप वो नीचे के समरी पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपका रिविजन क्विक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कोर्सेज ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी इनका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इनको एनरोल कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। जल्द से जल्द इसको आप लोग इस रेट पे एनरोल कर लें। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर हम तक पहुँचाएँ, अपनी बात हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर भी हम लोग देते हैं, है ना, और इसी का HD फॉर्मेट जो है वो मैं आपको कोर्स में प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।